1999 कारगिल युद्ध। इस युद्ध के दौरान एक अनोखी घटना होती है दोस्तों। वो घटना ये होती है कि इंडिया अमेरिका के पास चेक भेजता है और अमेरिका ये कहकर मना कर देता है कि इस समय हम कोई भी वेपन आपको सप्लाई नहीं कर सकते। जो वेपन्स हैं उनकी सप्लाई आज के समय शॉर्ट है और हमें 30 दिन का समय चाहिए इन वेपन को सप्लाई करने के लिए। आप युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हैं दोस्तों, और जो आपका सप्लायर है आपसे समय मांग रहा है 30 दिन का। तो सोचिए किस तरीके की सिचुएशन होगी और भारत उस समय किस स्थिति में खड़ा होगा। तो ये अमेरिका की एक युद्ध नीति है, वॉर को रुकवाने की या फिर आपके ओपोनेंट को एक एज देने की। लेकिन आज कहानी चेंज हो चुकी है दोस्तों। जो इंडिया 70% इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, वो आज 68% इंडिजिनसली होम ग्रोन कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। तो ये इतना बड़ा चेंज आया कैसे दोस्तों, वही समझने की जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे चलते हुए ये डिफेंस सेक्टर कौन सा बड़ा मोड़ ले सकता है। तो ये जर्नी शुरू होती है दोस्तों 1991 में। 1991 का जो बिल है दोस्तों, वो एक ऐसा बिल साबित हुआ जो कि इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1991 के बिल में ही मनमोहन सिंह जी ने जो रोल प्ले किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों का भी नाम मैं लेना चाहूंगा दोस्तों जो इस डिफेंस जर्नी को आगे ले जाने में बहुत कारगर साबित हुए। उनमें से एक नाम होगा एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिसको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो रोल प्ले किया है दोस्तों, वो सराहनीय है और उनकी वजह से आज हम सर उठाकर जी पा रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में। न्यूक्लियर स्टेट तो वैसे भी बहुत सारे थे दोस्तों, लेकिन बहुत सारे देश ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दिया। जैसे कि उसमें से एक नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो यूक्रेन का होगा। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन को सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने की वजह से हुआ क्या दोस्तों, आज उनके ऊपर युद्ध थोपा गया। जिन लोगों ने बोला था कि हम पहले अटैक अपने ऊपर लेंगे, अमेरिका ने, रशिया ने जो बोला था कि हम आपके ऊपर किसी भी देश का हमला नहीं होने देंगे, वही आज उसके दुश्मन बन गए दोस्तों। तो इंडिया को भी ये ऑफर आया था दोस्तों कि अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स सरेंडर कर दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने अमेरिका की आंख में आंख डालकर बोला कि हम कोई भी अपना न्यूक्लियर वेपन सरेंडर नहीं करेंगे। तीसरा नाम अगर मैं किसी का लेना चाहूँ दोस्तों तो वो होगा मनोहर पारिकर जी का। ये मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन भी रहे हैं। मनोहर पारिकर जी वो शख्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से S-400 हमारे देश में आ पाया, जिसकी वजह से आकाश, अग्नि, अस्त्र, ये सभी मिसाइल डेवलप हो पाई हमारे देश के अंदर। सोवियत यूनियन या फिर आज के रशिया ने हेल्प की हमको इंडिजिनसली मिसाइल बनाने में, और उनके टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर बहुत सारी मिसाइल्स डेवलप की और वो आज एक कंपनी डेवलप कर रही है दोस्तों जिसका नाम बीडीएल है। इसके बारे में भी हम लेटर पार्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मनोहर पारिकर जी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने में। तो अब समझते हैं दोस्तों हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत बूम करे और उसके तथ्य हमें पता होने चाहिए। तो उसका एक तथ्य ये है कि हमारे पास जो डिफेंस बजट है वो 6.25 लाख करोड़ के आसपास है। उसमें से 1.72 लाख करोड़ ही प्रोक्योरमेंट में जाता है, बाकी सारा का सारा पैसा सैलरीज देने में चला जाता है। लेकिन आगे चलते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि 50% ऑफ द बजट उनका यूज होना चाहिए प्रोक्योरमेंट्स में। तो आगे चलते हुए इंडिया का डिफेंस बजट कितना बड़ा हो सकता है और इंडिया की डिफेंस कंपनियां कितनी बड़ी हो सकती हैं, ये आप शायद आज अंदाजा जरूर लगा पाएंगे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या होता है। मनोहर पारिकर जी ने अपनी पॉलिसी के दौरान एक पॉलिसी पेश की। उस पॉलिसी का नाम है आईडीडीएम पॉलिसी। उस पॉलिसी के तहत मिनिमम 50% ऑफ द बजट वो इंडियन होम ग्रोन कंपनी से ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्वायर करेगा। आज ये जानकर आपको खुशी होगी दोस्तों कि 68% डिफेंस बजट इंडियन होम ग्रोन कंपनीज के द्वारा ही एक्वायर कर लिया जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजती हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उनको रिव्यू करती है और उन सभी चीज़ों के लिए टेंडर निकाल देती है। वो सभी टेंडर सर्कुलेट कर दिए जाते हैं मार्केट में, अपनी वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स में, और जो भी कंपनी उस टेंडर को फुलफिल कर सकती है उस टेंडर को भर देती है और
जिसका सबसे कम बिड होता है उस कंपनी को वो टेंडर दे दिया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है प्राइवेसी और सिक्रेसी मेंटेन की जाए और टाइमली उन इक्विपमेंट्स की, उन आर्म्स एम्युनिशन की डिलीवरी हो जाए। तो आगे चलते हुए हमारी पीएसयूज और डिफेंस कंपनियां इतनी बड़ी होते हुए दिखाई देंगी दोस्तों, जैसे कि आपको यूएसए में दिखाई देती है। यूएसए की कुछ कंपनियों के नाम आपने जब जरूर सुने होंगे, उसमें से एक लॉकहीड मार्टिन है, रेथ्रोन ग्रुप है, नॉर्थरोप ग्रूमन है। ऐसी ही इंडिया की प्राइवेट कंपनियां भी बहुत बड़ी होते हुए दिखाई देंगी। जैसे कि अमेरिका की कंपनी इतनी बड़ी हो गई है दोस्तों कि वो अपने देश के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर लॉबिंग करती हुई दिखाई देती हैं, अपने देश के अंदर सरकार को अपने वश में करने की कोशिश करती हुई दिखाई देती हैं। इंडिया में भी कुछ प्राइवेट कंपनी इसी तरीके से बहुत बड़ा रूप ले लेंगी और ये रेवोल्यूशन सिर्फ डिफेंस पीएसयूज तक सीमित नहीं रह गया दोस्तों, ये रेवोल्यूशन प्राइवेटाइज्ड प्लेयर्स के अंदर भी चला गया है। कुछ प्राइवेट प्लेयर के नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे दोस्तों, जैसे कि एल&टी, टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा डिफेंस, भारत फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा माइक्रो, बीईएमएल, पारस डिफेंस, डाटा पैटर्न्स शामिल है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और देशभक्त भी हैं और चाहते हैं आपका पैसा अच्छे सेक्टर में निवेश हो, तो डिफेंस सेक्टर को जरूर चेकआउट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाए तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा, न सिर्फ देश के लिए बल्कि आपके खुद के पोर्टफोलियो के लिए भी। तो हम डिफेंस की कुछ कंपनियों के नाम अभी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या करती हैं। उसमें से पहला नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेसिकली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाती है और आज इसके पास 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। आगे चलते हुए इसका ऑर्डर बुक 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ भी पार कर सकता है। तो आने वाले समय के लिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपके पोर्टफोलियो के लिए ये बन सकता है। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन आगे चलते हुए डेफिनेटली ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपके लिए जरूर साबित होगा। दूसरा नाम हम डिस्कस करना चाहें तो वो होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रडार्स बनाती है, एआई सिस्टम्स बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉर इक्विपमेंट्स भी बनाती है। तो आगे चलते हुए ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। तीसरा नाम हम डिस्कस करें तो बीडीएल का होगा। अगर आपने इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान आपने अगर कुछ नाम सुने होंगे तो वो आकाश मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, अग्नि मिसाइल के जरूर सुने होंगे। और आज बहुत सारे देश इंडिया के डिफेंस कंपनी से ये मिसाइल्स लेना चाहते हैं। वो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इंडिया ने अपना लोहा मनवाया है पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के सारे मिसाइल्स को, सारे ड्रोन्स को ध्वस्त किया था तो वो इसी कंपनी के मिसाइल ने किया था, जिसमें आकाश मिसाइल का नाम सबसे ऊपर हमें खड़ा दिखाई दिया। फिर कुछ नेवी की कंपनियां भी हमारे सामने आती हैं। नेवी के लिए जो वॉर हेड्स बनाती हैं, जो शिप्स बनाती हैं, जो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स बनाती है, उसमें से सबसे पहला नाम हम डिस्कस करें, ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर वो बन चुका है, उसका नाम है मझगांव डॉकयार्ड। मझगांव डॉकयार्ड को आज हर कोई जानता होगा दोस्तों, लेकिन आगे चलते हुए भी ये बहुत बड़ा कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो के लिए जरूर हो सकता है। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो पहले पैसा लेती है, उसके बाद काम शुरू करती है और ये शिप्स बनाती है और साथ ही साथ टॉर्पिडोज बनाती है। टॉर्पिडोज बनाने वाली ये इकलौती कंपनी है जो इंडिया के अंदर एक्टिव है। फिर अगली कुछ कंपनियां होंगी दोस्तों, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स। इन पर भी आप डेफिनेटली फोकस बना के रखिए। गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स की आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो आज के ईयरली रिवेन्यू से 4 से 5 गुना ऑर्डर बुक ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। तो आगे चलते हुए ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर डेफिनेटली बनेगा, हो सकता है आपके लिए मल्टीबैगर भी साबित हो जाए। फिर कुछ प्राइवेट प्लेयर की भी एंट्री होती है दोस्तों हमारी लिस्टेड डिफेंस कंपनीज के अंदर, जैसे कि जेन टेक्नोलॉजी, एस्ट्रा माइक्रो, डाटा पैटर्न्स, भारत फोर्ज, एवेंटल लिमिटेड, एमटीएआर टेक्नोलॉजी। आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हमारे रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स कीजिए, हम उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले वॉर डिपेंड करता था सोल्जर्स के ऊपर, लेकिन वो सोल्जर से सेंसर्स पर शिफ्ट हो चुका है और आप देख देख भी रहे होंगे इंडिया पाकिस्तान का वॉर, इजराइल ईरान का वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, सबके अंदर आर्मी का इंटरवेंशन सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले सेंसर्स के ऊपर लड़ाई शुरू होती है, सबसे पहले ड्रोन्स के ऊपर लड़ाई शुरू होती है, सैटेलाइट के ऊपर लड़ाई शुरू होती है। और इजराइल और ईरान के बॉर्डर्स 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं, इसके बावजूद वो आपस में लड़ रहे हैं। उसका एक ही कारण है दोस्तों कि मशीन्स
लड़ा करेंगी और आदमी उसको ऑपरेट किया करेंगे। तो आप भी इन फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के अंदर डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट करके चलिए और आगे चलते हुए ये एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको डेफिनेटली देते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। एंजॉय।